हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं इश्क मेहरबा का एपिसोड 11। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नॉवेल की तरफ। तुमने जो मेरे लिए किया है ना, उसका एहसान मैं ताउम्र चुका नहीं पाऊंगा। नुरेश मलिक ने असीर को देखकर मशकूर लहजे में कहा, जो अभी शहर से गांव पहुंचा था। हमने जो आपके लिए किया उससे ज्यादा की तवक्का आप हमसे मत कीजिएगा। हमें जो करना था वो हम कर चुके हैं, जवाबन असीर ने संजीदगी से कहा। तुम फिक्र नहीं करो, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया और मुझे यकीन है मैं अगर अब उनको लेने जाऊंगा तो वो अब इनकार नहीं करेंगी। नुरेश मलिक पुर यकीन लहजे में बोले, जिस पर असीर ने गहरी सांस भरी। हमें आपसे कुछ डिस्कस करना था, असीर ने उनको देखकर कहा। हाँ कहो, क्या बात है? नरेश मलिक उसकी तरफ मुतवज्जा होते सवालिया नजर से उसको देखने लगे। हमें दीबा की कॉल आई थी, उसका नंबर आपको व्हाट्सअप करता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उससे बात करें। असीर ने संजीदगी से बताया। दीबा ने तुम्हें कॉल क्यों की और इतने सालों बाद उसको तुम्हारा ख्याल कैसे आ गया? नरेश मलिक हैरतज़दा होकर बोले। उसकी तलाक हो गई है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता। आपसे जो कहा है अगर वो आप करेंगे तो सही रहेगा, असीर ने सापट लहजे में कहा। क्या उसके बच्चे हैं? नरेश मलिक ने अगला सवाल किया। तलाक याफ्ता है, अकेली, बच्चे नहीं हैं कोई, असीर ने बताया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? अकदस के पास, असीर ने बताया। सारा दिन तुम्हें याद करती रहती है, नरेश मलिक ने मुस्कुराते हुए बताया। हम बाप हैं ना उसके, इसलिए हर वक्त याद करती है। बताने के बाद असीर को वहां खड़े रहना मुनासिब नहीं लगा, तभी चला गया। आज सुहान एक बार फिर कोर्ट आई थी, क्योंकि आज जुरैस के केस की पहली सुनवाई थी और आज भी उसका एहतमाद पहली की दफा काबिल दीद था। कोर्ट में उसका सामना सज्जाद मलिक से जरूर हुआ था, जो खासी नागवार नजर से उसको देख रहे थे, मगर सुहान पूरी तरह से उनको इग्नोर करती जुरैस के हमरा कमरा अदालत में दाखिल हुई थी। जुरैस का केस मजबूत था और उसकी तैयारी भी, मगर नज़ीर मलिक के वकील ने कुछ सबूतों की बिना पर जज साहब से वक्त मांगा था, जो अदालत ने उनको दे भी दिया था। अब अगली सुनवाई कुछ दिनों बाद थी, जिसको सुनकर सुहान अपनी जगह पर बैठती जुरैस को देखने लगी, जिसने नजरों ही नजरों में उसको पुरसुकून रहने का इशारा दिया। सुहान जब कमरा अदालत से बाहर आई तो सज्जाद मलिक अपने आदमियों के साथ उसके रास्ते में हायल हुए थे, जिस पर सुहान ने एक इंच की नजर उन पर डाली थी, जो खास से तपे हुए मालूम हो रहे थे। तो तुम हो सुहान, जो बेशर्मी की हुदूद को छूती अपने कजन के खिलाफ जाकर खड़ी हुई हो, वो भी एक गैर मर्द की वजह से? सज्जाद मलिक जो गुस्सीले अंदाज में उससे मुखातिब हुए। फिर नजर जब ब्राउन थ्री पीस में मबलूज अपने सेल फोन पर मसरूफ हर चीज से लाताल्लुक जुरैस पर पड़ी तो मस्जिद भपरे होते उससे बोले। मिस्टर सज्जाद मलिक, कौन मेरा कजन है और कौन गैर मर्द, ये बात आपको मुझे बताने की कतन कोई जरूरत नहीं। सुहान अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोली, जो सज्जाद मलिक को आग लगाने के लिए काफी था। तुम कल आई, आपको कोई हक नहीं कि मेरी वकील से इस तरह बात करें। सज्जाद मलिक कुछ सब कहने वाले थे, जब अपना सेल फोन जेब में डाले जुरैस सुहान के बराबर खड़ा होता सट लहजे में उनसे गोया हुआ, तो उसकी नजर जब सज्जाद मलिक पर पड़ी, जो अब सुहान की साइड पर खड़े हुए थे, और यही वजह थी जो जुरैस सुहान के माथे पर होता गोल दायरे की सूरत में बना निशान नहीं देख पा रहा था, जो कोर्ट के बाहर खड़े किसी ने बनाया था। मगर जब सज्जाद मलिक की नज़र सुहान पर गई तो उनके चेहरे पर मुकरम मुस्कुराहट ने बसेरा कर लिया था, जो जुरैस की नज़रों से पोशीदा नहीं रह पाई थी। तभी उसने उनकी नज़रों के ताक़ुब में सुहान को देखा तो उसको ऐसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। दिल पूरी कुव्वत से धड़का था, ऐसे जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएंगी। सुहान! जुरैस किसी दीवार की मानिंद उसके करीब खड़ा होता उसको साइड पर करने वाला था, जब अपनी पीठ पर उसको गर्म लोहे के जैसी चीज चुभती महसूस हुई, तो वो लब बिछकर सुहान को देखने लगा, जो ना समझने वाले अंदाज में उसको अपने इतने पास देख रही थी। वो जान नहीं पाई थी कि ये अचानक जुरैस को क्या हो गया था, जो ऐसी हरकत कर गया। जुरैस! सुहान ने उसको पुकारा। जवाब में जुरैस नीचे बैठता चला गया था और उसको थामने की नियत से सुहान ने जैसे ही अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा तो कुछ गैर मामूली पंसा उसको महसूस हुआ। तभी धड़कते दिल के साथ वो अपना हाथ देखने लगी, जो खून में नहाया हुआ था। यह देखकर वो शिद्दत से जुरैस को देखने लगी, जिसने उसके हिस्से की गोली खुद खा ली थी। जुरैस! सुहान ने मुंह से चीख निकाली थी। सज्जाद मलिक भी हड़बड़ाकर अपने साथियों को देखने लगे। गोली की आवाज न होने की वजह से किसी को ज्यादा पता नहीं लगा था, मगर सुहान की चीख ने आसपास खड़े लोगों को उन दोनों की तरफ मुतवज्जा किया। जुरैस!
सुहान का पूरा चेहरा वहशत के मारे लट्ठे मानी सफेद हो गया था। वो उसके साथ नीचे बैठती जुरेज का सर अपनी गोद में रखा था, जबकि उसका एक हाथ जुरेज के गाल पर था। डोंट क्राई। अपनी तकलीफ से होती बंद आंखों को बामुश्किल खोले जुरेज ने उसको रोने से बाज रखा था। इतनी तकलीफ में भी उसको अगर किसी की परवाह थी तो वो सुहान के आंसू की थी, अपने जिस्म से बहते खून की नहीं। लेकिन जुरेज का इतना कहना था और सुहान की आंख से एक बागी आंसू बहकर जुरेज के आधे खुले होठों पर गिरा था, जिसको जुरेज ने फिर पी भी लिया था। जुरेज को होशो हवास से बेगाना देखकर सुहान को न जाने क्या हो गया था, जो उसने नीचे झुककर अपना माथा जुरेज के माथे से टकराया था। एम्बुलेंस को कॉल कर दी है, आप उठाएं, किसी ने सुहान से कहा तो वो जैसे होश में आई और उसको अचानक से अपनी पोजीशन का एहसास हुआ तो वो सीधी होती जुरेज को देखने लगी, जिसकी आंखें इस वक्त बंद थी, जिन्हें देखकर सुहान का दिल कट के रह गया था। असलहान की मौत के बाद अगर उसको कोई और तकलीफ भरा दिन लग रहा था तो वो आज का दिन था। बाहर मीडिया का हुजूम अलग से इकट्ठा था, क्योंकि जुरेज दुरानी कोई मामूली हस्ती तो नहीं था और जैसा उस पर केस चल रहा था, न्यूज़ वालों के लिए ये एक चटपटी खबर थी। और उनके कानों में जैसे ही जुरेज पर हुए हमले की खबर पड़ी तो हर तरफ जैसे आग के शोले भड़क उठे। हर जगह अगर किसी का नाम था तो वो बस जुरेज दुरानी का था। ये कोई खबर नहीं, बम था जो अरियान को खुद पर गिरता महसूस हुआ था। वो बगैर आंखें झपकाए टीवी स्क्रीन की तरफ देख रहा था, जहां न्यूज़ एंकर गला फाड़ फाड़ कर खबर को मिर्च मसाला लगाकर पेश कर रही थी। अरियान के हाथ में मौजूद बैग छूट कर नीचे गिरा था। वो जहां था वहीं का वहीं रह गया था। उसको ये याद नहीं आ रहा था कि वो जुरेज के कहने पर आज पाकिस्तान से बाहर जा रहा था। टिकट भी कंफर्म हो चुकी थी, हर चीज तैयार थी। तुम्हें पता है आर्यन, मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी तुम हो, मेरी जिंदगी से ज्यादा मुझे, मेरी सांसों से भी ज्यादा अगर कोई चीज अजीज है तो वो तुम और तुम्हारी जात है। कानों में मोहब्बत से चू लेजे में कहा गया जुएस का जुमला उसके कानों में गूंज जाता तो अरियान भागने वाले अंदाज में हॉल से निकलता पोश की तरफ आया और ड्राइवर को दूर करता खुद एक गाड़ी में बैठा फुल स्पीड से गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दी थी। उसको अपना दिमाग ऑफ होता महसूस हुआ था, असाब जैसे काम करना बंद कर गए थे। इस वक्त उसको घुटन का एहसास शिद्दत से हुआ था, मगर खुद को मजबूत करता उसने डिशबोर्ड से अपना सेलफोन उठाया और जुरेज के पीए को कॉल की, जो पहली बेल पे ही रिसीव हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम अरियान सर। दूसरी तरफ किसी की आवाज़ उसके कानों से टकराई। वालेकुम अस्सलाम, जुरेज किस हॉस्पिटल में है? अरियान ने संजीदगी से पूछा तो हालांकि ये सब टीवी न्यूज़ पर बताया जा चुका था, पर अरियान का दिमाग तब इतना शल था कि वो ध्यान नहीं दे पाया था। मैं लोकेशन आपको सेंड करता हूँ, उसने कहा तो अरियान ने बिना कुछ और कहे कॉल काट दी और अपना ध्यान ड्राइविंग पर लगाया। कुछ सेकंड में उसके फ़ोन पर मैसेज ट्यून बजी थी तो गाड़ी की स्पीड एक बार फिर तेज हो गई थी। ये न्यूज़ फहा और मिशा ने भी देख ली थी और वो दोनों अपनी जगह परेशान हो गई थी। उनको यकीन नहीं आया था कि कोई अपनी दुश्मनी की आग में इतना भी जल सकता है कि किसी की जान लेने से भी गुरेज नहीं कर सकता। हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, फहा ने मिशा को देखकर कहा। ऑफकोर्स जाना चाहिए, तुम सुहान को कॉल करो और सारी सूरत हाल उससे जानने की कोशिश करो, मिशा ने संजीदगी से कहा। आपो का फ़ोन मुसलसल ऑफ जा रहा है, सारी सूरत हाल हमें हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मिलेंगी, फहा ने बताया। चादर और हिजाब लगाओ, मैं भी आती हूँ तब तक, मिशा ने कहा। आपको क्या लगता है किसने किया होगा ये, वो भी कोर्ट के बाहर? फहा ने थोड़ा झिझक कर उससे पूछा। ऐसी जुर्रत कौन कर सकता है सिवाय उस मलिक खानदान वालों के, मिशा ने तन से भरपूर आवाज में बताया। उनको ना तो खुदा का खौफ है और ना दुनियावी कानून का, फहा उससे बोली। ऐसे लोग अपनी आखिरत और दुनिया बिगाड़ देते हैं, मिशा सा झटक कर बोली तो फहा खामोश हो गई। तुम परेशान ना हो, गांव हमने वैसे भी जाना है और इरादा बांध लिया है तो पीछे नहीं हटने वाले, उसकी खामोशी का अलग मतलब निकालती मिशा ने कहा। गलत मतलब अखज़ किया है, फ़ाहा ये नहीं सोच रही थी, फ़ाहा ने जैसे वजाहत दी। तैयारी पकड़ो, फिर हमने हॉस्पिटल जाना है, क्या पता सुहान को हमारी ज़रूरत हो, मिशा ने बात को बदल कर कहा तो फ़ाहा उठ खड़ी हुई थी।
بابا سائی اب کیا ہوگا؟ گولی تو زریز کو لگی، وہ بھی غلط وقت پر۔ ایسے میں ہر ایک کا شک ہم پر ہی جائے گا کیونکہ ہمارے درمیان لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، نذیر نے پریشان کن لہجے میں سجاد ملک سے کہا۔ سوہان کو لگتی تو بھی الزام ہم پر آنا تھا، سمجھ نہیں آ رہا اس وقت کو کورٹ کے باہر گولی چلانے کا مشورہ کس نے ایسے دیا؟ ایسے تو ہر ایک کے ہاتھ ہماری گردان پہ ہوں گے۔ سجاد ملک ناگواری سے بولے۔ آج ہوئے واقعات سے وہ خود پریشان تھے۔ تو کیا آج آپ نے سوہان پر حملہ نہیں چاہا تھا؟ نذیر کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ میں صرف سوہان کو نہیں بلکہ ان تینوں کو مروانا چاہتا ہوں، پر آج وقت صحیح نہیں تھا صحیح وقت۔ سجاد ملک نے دانت پر دانت جمائے کہا۔ تو اب کیا ہوگا؟ نذیر نے پوچھا۔ تم نے جو زریز پر کیس کیا ہے وہ واپس لو، کیونکہ ہم مصیبت میں پڑ سکتے ہیں۔ وہ زریز درانی ہے، کوئی عام ہستی نہیں جو اگر مر بھی جائے گا تو پولیس اس پر کیس انویسٹیگیشن نہیں کرے گی۔ سجاد ملک نے اس کو اپنا حکم سنایا۔ یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ کورٹ میں کیس شروع ہو چکا ہے، ایسے میں اب پیچھے ہٹنا بے وقوفی ہے۔ ہم کیس جیت سکتے ہیں۔ نذیر کو ان کی بات پسند نہیں آئی۔ دیکھو نذیر، ابھی جو میں بول رہا ہوں وہ بس کرو۔ پولیس رجسٹر میں وہ رپورٹ پھاڑ آنا جو تم نے اس کے خلاف کی ہے۔ ویسے بھی ایسا کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے اور نہ کرنے کی صورت میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ سجاد ملک کی سوچ بہت دور تک تھی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہو میں کرتا ہوں وہ سب۔ نذیر بے دلی سے بولا۔ ہاں، زریز کے پیچھے بڑے ہاتھ ہیں، دوسرا وہ بیرسٹر سوہان بھی کسی سے کم نہیں۔ سجاد ملک نے غصے سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بیچا تھا۔ میرا بھائی کیسا ہے؟ سوہان جو بینچ پر بیٹھی بے تاثر نظر سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، آریان کی آواز پر بے ساختہ اس نے اپنا سر اٹھائے اس کو دیکھا، جس کی حالت قابل رحم تھی۔ اس کے چہرے سے وہ اس کے اندر کی کیفیت کا اندازہ بخوبی لگا سکتی تھی۔ ابھی کچھ نہیں بتایا ڈاکٹر نے، سوہان نے سنجیدگی سے بتایا تو آریان سیدھا ڈاکٹر کیبن کی طرف بڑھا تھا۔ تب تک وہاں میشا اور فہا بھی آ گئی تھی اور سوہان کی سوجی آنکھیں اور ایسی بگڑی حالت نے ان کو حیرت کے ساتھ پریشان میں بھی مبتلا کر دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو زریز کی پرواہ نہیں تھی، ان کو پریشانی تھی، وہ بھی سوہان کی وجہ سے پریشان تھے۔ زریز کے لیے سوہان اس حد تک اس کے لیے پریشان ہوگی اس بات کا اندازہ ان کو نہیں تھا۔ سوہان تو وہ تھی جو اپنے دل کے حال کسی کو بتانا پسند نہیں کیا کرتی تھی، پھر اچانک ایسا بھی کیا ہو گیا تھا جو وہ خود کو سنبھال تک نہیں پائی تھی۔ سوہان، آر یو اوکے؟ زریز کا پوچھنے کے بجائے میشا نے اس سے اس کا حال دریافت کیا، کیونکہ اس کو سوہان ٹھیک نہیں لگی تھی۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، اور تم دونوں یہاں کیوں آئی ہو؟ سوہان خود کو کمپوز کرتی ان سے سوال کرنے لگی۔ ہمیں پتہ چلا زریز کا تو سوچا آ جائیں، تم بھی ان کے ساتھ تھی نا، ہر چینلز میں یہی بتایا جا رہا تھا۔ میشا اس کے دونوں ہاتھ تھامتی بتانے لگی۔ ہاں، میں اس کے ساتھ تھی۔ سوہان بس اتنا بولی، وہ جیسے وہاں ہو کر بھی نہیں تھی۔ فہا کو اس کی دماغی حالت پہ جیسے شک گزرا تھا۔ کون ہو سکتا ہے جس نے اتنی ہمت کی؟ میشا نے جانتے ہوئے بھی اسے سوال کیا۔ گولی اس نے میرے حصے کی کھائی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کا ٹارگٹ میں تھی، زریز نہیں تھا۔ وہ تو مجھے بچانے کے چکر میں خود اسپتال کے بیڈ پر پڑا ہے۔ سوہان نے انکشاف کیا تو وہ بے یقین نظر سے اس کو دیکھنے لگی، جیسے ان کو سوہان کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ تم؟ میشا کچھ کہنے والی تھی مگر نظر آریان پر پڑی تو وہ خاموش ہو گئی۔ مگر آج آریان نے اس کی موجودگی کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا۔ اس نے خود کو ایسے ظاہر کیا تھا جیسے اس نے میشا کو دیکھا ہی نہ ہو، اور یہ کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ اس وقت آریان کو بس اگر کسی کی فکر تھی تو وہ زریز کی تھی، اور کسی کی بھی نہیں تھی، اور اس کا ایسا انداز میشا کے لیے بالکل نیا تھا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ سوہان نے آریان کو دیکھ کر بے چینی سے پوچھا۔ گولی نکال دی ہے، ہوش کب تک آئے گا یہ ابھی پتہ نہیں لگا۔ آریان اتنا کہتا بینچ پر ڈھیر سا آ گیا تھا۔ میشا کو آج کہیں سے بھی آریان نہیں لگا تھا، جس کی آنکھوں میں شرارت اور چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ کا احاطہ رہتا تھا، وہ تو آج کوئی اور ہی لگ رہا تھا، ایک سنجیدہ سا انسان جس کو میشا جانتی تک نہ تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ فہا نے سوہان کو دیکھ کر تسلی کروانی چاہی، جو گہری سوچوں میں ڈوب گئی تھی۔ اس وقت اس کی سوچوں کا مرکز صرف زریز کی ذات تھا۔ ماضی۔ السلام علیکم۔ سوہان اس وقت لائبریری میں اکیلی بیٹھی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ جب اس کو اپنے بے حد پاس کوئی مردانہ آواز سنائی دی تو اس نے چونکتے ہوئے اپنا سر اٹھایا، جہاں زریز اپنے ہاتھ جینس کی پاکٹ میں ڈالے کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر سوہان پہچان گئی تھی کہ وہ کون ہے، کیونکہ پہلی ملاقات وہ بھولی نہیں تھی۔ وعلیکم السلام جی۔ سلام کا جواب دینے کے بعد سوہان نے اس کو سوالے نظر سے دیکھا، جیسے جاننا چاہ رہی ہو کہ اس نے آج کیسے مخاطب کرنے کی زحمت کر دی تھی۔
उस पार्टी में हुई मुलाकात के बाद सुहान का यूनि में जुरैज के साथ सामना कई बार हुआ था, मगर दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते थे जैसे कभी सामना ही ना हुआ था। मुझे पता चला था रेस्टोरेंट के ओनर ने आपको जॉब से निकाल दिया है। जुरैज उसके पास वाली चेयर पर बैठकर पूछने लगा। क्या आप मुझसे इस बात की तस्दीक करने आए हैं? सुहान ने जवाब देने के बाद बजाय उल्टा उससे सवाल किया, जिससे जुरैज एम्बेरस होती नजर से उसको देखने लगा। उसको सुहान की ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। वो कभी उसको सीधा जवाब नहीं देगी, और हुआ भी यही था। नहीं, मैं यहाँ आपसे एक सवाल करने आया था, जुरैज ने बताया। कैसा सवाल? सुहान ने नासमझी से उसको देखकर पूछने लगी। मैंने आपको अपना विजिटिंग कार्ड दिया था, आपने राब्ता नहीं किया कोई फिर? जुरैज ने पूछा तो सुहान चुप हो गई। आपका वो कार्ड मुझसे गुम हो गया था, सुहान ने कुछ तवक्का बाद बताया। गुम हो गया था या आप मेरे साथ काम नहीं करना चाहती थी? जुरैज ने बकौल उसके तासुरात जांचे। अगर मैं कहूँ हाँ तो? सुहान के चेहरे पर कोई भी तासुर नहीं था। तो मैं कहूँगा आपकी साफ गोई का मुजाहरा करना मुझे अच्छा लगा। जुरैज ने शाने उचकाकर कहने के साथ कुर्सी से टेक लगा ली थी। आप शायद मुझे गलत लड़की तस्वुर कर रहे हैं। सुहान को उसका अपने लिए ऐसा कमेंट देना पसंद नहीं आया था। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपको गलत तस्वुर कर रहा हूँ? जुरैज को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा भी क्या बोल दिया जो सुहान ने ये कहा। आप कौन होते हैं मेरी किसी भी चीज़ को पसंद करने वाले या जज करने वाले? सुहान ने कहा तो जुरैज अजीब नज़र से उसको देखने लगा, जैसे वो सुहान से ऐसी किसी बात की तवक्का नहीं कर रहा था। क्या किसी को पसंद करने में या उसकी किसी बात को पसंद करने में पाबंदी है? जुरैज ने संजीदगी से पूछा। मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे बारे में सोचे या किसी को मेरी ऐसी कोई बात पसंद आए जो आपको आई है। सुहान का अंदाज बेलचक सा था। इसका मतलब आप मुझसे फासला इख्तियार करना चाहती हैं। वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आपने बच्चों वाली बात की है, वरना जैसी आपकी पर्सनैलिटी है उससे कोई भी आपको पसंद किए बिना नहीं रह पाएगा। सुरेश ने बहुत जल्दी साफ गोई का मुजाहरा किया था। उन दोनों की आवाज़ बहुत मध्यम थी, जो बस वो दोनों ही सुन पा रहे थे। फासला तब आएगा जब हमारे दरमियान कुछ होगा, सुहान ने संजीदगी से कहते अपनी किताबें समेटी थीं। आप किसी को खुद को पसंद करने के लिए नहीं रोक सकती। जुरैज ने कहा तो सुहान, जो लाइब्रेरी से बाहर जाने वाली थी, पलटकर उसको देखने लगी, जिसकी शख्सियत सेहरंगेज थी। उसका ऐसे दिलजुई से बात करना किसी भी लड़के को पागल बना सकता था, मगर वो सुहान थी जिसको खुद पर इख्तियार था। आपने सही कहा, सुहान ने जैसे बातों का सिलसिला ख़त्म करना चाहा। आपको पता है, आपका अंदाज गुफ्तगू काफ़ी लिया दिया सा है, जबकि मेरे साथ आपको बहुत अच्छे से पेश आना चाहिए था। जुरैज उठकर उसके रूबरू खड़ा होता बोला, जो व्हाइट घुटनों तक आती शर्ट और पजामे में मबलूस, साथ में लॉन्ग कोट पहना हुआ था, जबकि बाल उसके ब्लैक रंग के हिजाब में छुपे हुए थे। वो सादगी का फीकर थी। इस बात का अंदाज़ा जुरैज को कम वक्त में अच्छे से हो गया था, वरना लंदन जैसे मुल्क में कौन सी लड़की पाबंदी से हिजाब लेती थी। फॉरेन लोगों के साथ उठने बैठने के लिए भी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत चाहिए होती थी, वरना इंसान उनके रंग में रंग जाता था। आपने उस दिन मेरी मदद की, मैं उसके लिए आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगी, और अगर वक्त आया तो आपका एहसान भी चुका दूँगी, मगर इससे ज़्यादा की तवक्का आप मुझसे ना रखिएगा, क्योंकि आपका ये आजिज़ी वाला रूप मुझे एक कहावत याद दिलाता है। सुहान के अंदाज में कोई लचक नहीं थी। वो बिना कोई लिहाज के साफ लफ्ज़ों में उसको अपनी बातों का मतलब समझा चुकी थी, जो जुरैज को समझ भी आ गया था। कौन सी कहावत? जुरैज ने संजीदगी से महज इतना पूछा। आज के दौर में दिलों के फिरौन लोग हैं। मुझे बस ये बात याद आ जाती है, क्योंकि बगैर किसी मतलब के आजकल कोई भी काम नहीं आता। सुहान ने कहा तो जुरैज ने गहरी सांस हवा के सुपुर्द किए उसे देखा। आपने जो भी कहा वो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, मगर मुखलिस इंसान को भी शक की निगाहों से देखना एक तरह से गुनाह होता है, और मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। उस दिन अगर कोई और भी आपकी जगह होता तो मैं यही करता। वैसे भी ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। हो सकता है आप मेरी नवाज़शात की हकदार इतनी बन जाएं कि नवाज़शात वापस लौटाने का आप सोच भी ना पाए। जुरैज उसकी आंखों में देखकर अपनी बात कहता उसके बराबर से गुजर गया था। पीछे सुहान ने जाने कितना उसकी बात का मतलब निकालने का सोचा, मगर उसको कुछ भी समझ नहीं आया था, जिस पर उसने अपना सर झटका था। इस दरमियान उसको अपने फीके रवैये का एहसास भी हुआ था, पर अब क्या हो सकता है, यही सोचकर उसने अपना ध्यान वापस किताबों में लगाया था। हाल कुछ खाया है तुमने?
मिशा ने सुहान को देखकर पूछा, जो इसकी बात सुनकर हकीकत की दुनिया में वापस लौट आई थी। मुझे भूख नहीं और वक्त बहुत हो गया है, तुम दोनों घर चले जाओ, मैं आज रात यहीं रुकने वाली हूँ, सुहान ने उसको देखकर कहा। सुहान उसका भाई है यहाँ, फिर तुम किस हक से यहाँ रुकोगी? पागलों जैसी बातें मत करो और हमारे साथ आओ। मिशा को उसकी बात पसंद नहीं आई थी, तभी कहा, देखो मिशू, मेरी बात को समझो, ये वक्त इन बातों का नहीं है, तुमसे बस जो मैंने कहा है वो करो तुम। सुहान ने संजीदगी से कहा और इसका अंदाज ऐसा था कि मिशा ने फिर कुछ और नहीं कहा था। बस उसके पास से उठने लगी तो नजर अरियान पर गई, जो गुमसुम सा बैठा था। कुछ सोचकर मिशा ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए थे, जो उनसे बहुत दूर अलग तलक बैठा था। तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा, इसलिए ऐसी रोंदू शक्ल मत बनाओ, अफ्रीकी बंदर लग रहे हो। मिशा उससे कुछ फासले पर आकर बैठी तो आर्यन ने गर्दन मोड़कर उसको देखा। मेरी जिंदगी में अगर कोई कीमती चीज है तो वो जुरेज है, हमारा, हम दोनों के अलावा कोई नहीं। आर्यन उसकी बात को इग्नोर किए संजीदगी से बताने लगा, हाँ तो हर भाई को अपने बड़े भाई से इतना प्यार होता है और हादसात होना जिंदगी का हिस्सा है, इसमें परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मिशा ने अपनी तरफ से उसको दिलासा दिया। क्या मेरा परेशान होना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा? मुझे ऐसे देखकर तुम्हारे अंदर मेरे लिए मौजूद जज्बात उभर रहे हैं। अदनान ने संजीदगी से चूल लहजे में बेहद गैर संजीदा बात की तो मिशा ने तासुब से उसको देखा, जो दोबारा अपने टोन में वापस आया था। भाई हॉस्पिटल के बेड में लेटा हुआ है और यहाँ तुम्हें मुस्खरापन सूझ रहा है? मिशा को जैसे अफसोस हुआ। अभी तो तुमने कहा हादसा जिंदगी का हिस्सा होते हैं, इसलिए परेशान मत हो, तो मैं बस चिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्यन उसकी बात के जवाब में ऐसे बोला जैसे वो बहुत मानता हो उसका कहना। मेरा दिमाग खराब था जो तुमसे हमदर्दी करने चली आई। खैर अब मुझे जाना है, वरना तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो कब्र में भी यही बात करोगे। मिशा सर झटक कर कहती उठ खड़ी हुई, कर लो, जितनी भी ऐसी बातें करनी है कर लो, और जितनी भी बेनियाजी बरतनी है बरत लो, कभी ना कभी तो होगा ना। आर्यन की बात पर मिशा ने रुक कर उसको देखा। क्या होगा? मिशा ने ना समझे से उसको देखा। कभी तो होगा मेरा इश्क तुम पर मेहरबा, आर्यन अफसोस खेज लहजे में बोला। बड़ा आगे का जंप मार लिया, मोहब्बत से इश्क, वाह। मिशा ने तंज लहजे में कहा, मोहब्बत तो तुम लड़कियां करती हो, हम लड़के तो इश्क करते हैं, वो भी डंके की चोट पर। आर्यन ने उसकी बात पर पुरसुकून लहजे में कहा, तुम्हें तुम्हारा इश्क मुबारक हो, क्योंकि मुझ पर इश्क मेहरबा नहीं होने वाला। मिशा साफ लफ्ज़ों में उसको बवर करवाती रुकी नहीं थी और उसके जाने के बाद आर्यन के चेहरे पर एक बार फिर संजीदगी रकम हो गई थी। अपू सुहान का फ्यूचर सोलमेट अस्पताल के बेड पर पड़ा है और मिशू अपू का अस्पताल के कॉरिडोर में उनसे जलील हो रहा है, और एक मेरा फ्यूचर सोलमेट है जो दूर रहकर मुझे जलील करवा रहा है। जाने कैसा होगा और कहाँ होगा। काश दुरानी ब्राउज़र की तरह वजह से भरपूर हो। आज फहा को अपने सिंगल होने का एहसास शिद्दत से हुआ था, तभी अपनी बहनों को देखती दिल ही दिल में सोचने लगी थी। आप कहीं जा रहे हैं? सनम बेगम ने नूरेश मलिक को तैयार होता देखा तो पूछा। हाँ, मैं शहर जा रहा हूँ और इंशाल्लाह आऊँगा, तो मेरे साथ मेरी बेटियाँ शाना बाना चलती हुई आएंगी, नूरेश मलिक ने खुशी से उनको बताया। इंशाल्लाह, सनम बेगम जवाबन मुस्कुराकर बोली। तुम उन तीनों का कमरा अच्छे से तैयार करवा लेना, मैं नहीं चाहता कल जब वो आए तो उनको किसी चीज़ की कमी महसूस हो। नूरेश मलिक ने उनको हिदायत दी। आप यहाँ से बेफिक्र होकर जाएं, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, सनम बेगम ने कहा तो उन्होंने सर को खम दिया और बाहर की तरफ चल दिए थे। आप आज काफ़ी खामोश लग रही हैं। आशिर ने लाली को बुझा बुझा सा देखा तो सवाल किया। आशिर वो? लाली ने हिचकिचाकर उसको देखा। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आशिर को वो कुछ परेशान सी लगी। वो ब्लू शर्ट वाला लड़का मुसलसल मुझे घूर रहा है। लाली ने एक तरफ इशारे से उसको बताया तो आशिर ने अपना रुख उसके इशारे की जानिब किया, जहाँ ब्लू शर्ट में मबरूज कोई आदमी बैठा हुआ था, मगर उसका ध्यान लाली की तरफ नहीं था। ऐसा नहीं है, ये आपका वहम है, मगर ये है कौन? यूनी में मैंने कभी तो नहीं देखा उसको। आशिर पुरसोच लहजे में उसको देखकर बोला। हमारा वहम नहीं है, ट्रस्ट मी, मैंने इसको अपने हॉस्टल के बाहर भी देखा है, और जब तक यूनी आई थी ये मुझे फॉलो कर रहा था। मेरे डिपार्टमेंट से लेकर लाइब्रेरी, कैफ़े, यूनी, बैक साइड, ग्राउंड और कॉरिडोर एविन में जहाँ भी मैं जाती हूँ ये या तो वहाँ से पहले मौजूद होता है या मेरे पीछे खड़ा मुझे घूर रहा होता है। लाली ने परेशानी कुन लहजे में उसको अपनी बात का यकीन दिलवाना चाहा, जिस पर आशिर भी इस बार खटक सा गया था, क्योंकि लाली के लहजे में झलकता यकीन उसको मजबूर कर रहा था कि वो उसकी बात पर एतबार करता। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ, अगर मुझे कुछ गलत
वाइब्स हुई तो मैं उसका गिरबान पकड़ूंगा। आशिर ने उसको तसल्ली करवाई। जी बेहतर। लाली ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाई क्योंकि उसको घबराहट सी हो रही थी, जिस वजह से वो मुतमईन नहीं हो पा रही थी। चिल करो, परेशान नहीं हो। आप जब हॉस्टल जाएंगी तो मैं खुद वहां आपको छोड़ आऊंगा, और अगर कहीं गई तो सुबह लेने भी आऊंगा। यूं ही मैं किसी साई की तरह आपके पीछे पीछे चलता रहूंगा। फिर तो आप मुतमईन हो जाएंगी ना, और बहादुर बने। यूं छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं हुआ करते। आपको पता है, अगर ऐसा कुछ फाहा को महसूस हुआ होता तो वो मुझे बताने के बजाय पहले अपना शक यकीन में बदलती, फिर उस आदमी के सर पर खड़ी मसला पूछती, और अगर तुम दोनों के बजाय मिशु होती तो वो कुछ सोचने की जहमत ना करती, बस उसकी आंखें नोच लेती जिससे वो उसको थाड़ने की कोशिश कर रहा था। आप अगर ये दोनों काम नहीं कर सकती तो जस्ट इग्नोर हिम। आशिर ने नरम लहजे में उसके आगे अपनी बात रखकर समझाने की कोशिश की तो लाली को कुछ धास मिली। फिर एक ख्याल के तहत उसने सवालिया नजरों से आशिर को देखा। फहा और मिशु कौन? लाली ने जानना चाहा। फहा मेरी बहन है और मिशु मेरी बहन की बहन है, आशिर ने बताया तो लाली होंग बनी उसका चेहरा तकने लगी। क्या हुआ, समझ नहीं आया? आशिर उसकी रिएक्शन पर होले से मुस्कुराया। जी मतलब क्या हुआ? आपकी बहन की बहन तो आपकी बहन नहीं हुई। आशिर को देखकर लाली ने उलझ कर कहा, फहा मेरी दूध शरीक बहन है, आशिर ने बताया तो लाली ने समझने वाले अंदाज में सर को जुम्बिश दी। अच्छा, मैं अब समझी, लाली ने कहा। हाँ, और अब चले, क्लास का वक्त हो गया है। आशिर ने उसको वक्त का एहसास करवाया तो लाली उठ खड़ी हुई। बगैर वक्त देखे आपको पता चल जाता है कि क्लास का वक्त हो गया है? आशिर के हम कदम चलती लाली बोले बगैर ना रह पाई थी। इसको सादे से अल्फाज में टैलेंट कहते हैं, आशिर ने फकरे अंदाज में बताया तो लाली हंस पड़ी। हवेली के सुकून का आज आखिरी दिन था, फिर वो तीनों आ जाएंगी तो हमें सुकून कहाँ मैसर होगा। अगले दिन फायका बेगम को जैसे ही नुरेस मलिक के शहर जाने का पता चला तो वो नागवारियत भरे लहजे में बोली, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? बेटे तो आंगन का फूल होती हैं। सनम बेगम उनकी बात सुनकर आहिस्ता आवाज में बोली, जबकि उरुज बेगम ने उनको जवाब देना मुनासिब नहीं समझा था। किसको बोल रही हो तुम? उनको, जिसने आज तक अपनी पोती को सीने से लगाकर प्यार नहीं किया तो वो किसी और की बेटियों को आंगन का फूल कैसे तस्वुर कर सकती हैं? नूरे जहां बेगम तंज किए बिना ना रह पाई थी। बजा फरमाया तुमने, काफी अच्छे से जान गई हो तुम मुझे। फायका बेगम ने उनकी बात का कोई खास असर नहीं लिया था। अभी उन तीनों में से कोई आया नहीं और सबने अभी से बदमज़गी फैलाई हुई है। अगर वो आ जाएंगी तो तुम सबने एक दिन यहीं टिक कर नहीं रहना। उरुज बेगम ने अफसोस का इजहार किया तो उस बात से अनजान कि जब वो आएंगी तो हवेली में अपना नहीं बल्कि इन सबका जीना और रहना मुश्किल कर देंगी। आपको तो उनकी आमदार का बरसों से इंतजार है, मगर कोई है जिसको ये कतन नापसंद है। असमारा बेगम भी आखिर मैदान में उतर आई, जिस पर फायका बेगम ने उनको देखकर सर झटका था। खुद भी सब सुकून से रहो और उनको भी रहने दिया जाए, बाकी अल्लाह मालिक है। उरुज बेगम ने जैसे बात खत्म कर डाली। बेशक, सनम बेगम उनकी बात पर जवाबन बोली, बाकी तीनों तो एक दूसरे को काट खाने के दर पर थीं। कितना परेशान हो गया था, तुम्हें अंदाजा है कुछ इस बात का? जुरेस को होश आया तो अरियान उसको देखकर मुंह बनाकर बोला, मैं ठीक हूँ अब तो, इसलिए शक्ल सही करो अपनी। जुरेस उसको देखकर आहिस्तगी से बोला, नजरें झपके दरवाजे की तरफ थी, इस उम्मीद के साथ कि अभी वहां से सुहान आएगी। क्या तुम्हें किसी का इंतजार है? वैसे शर्म की बात है, पीठ तुम्हारी कुछ वक्त के लिए नाकारा हो गई है और तुम्हें अभी भी इश्क माशूकी सूझ रहा है। पहले अपनी हालत सुधार लो, फिर कर लेना इश्क प्यार मोहब्बत। अरियान उसकी नजरों का ताकुब करके बोला तो जुरेस ने आंखों को मौन कर खोला। फिलहाल वो ऐसी पोजीशन में नहीं था कि अरियान की बातों का मुकाबला करता, उसको घुरी से नवाज सकता। अफ्रीकी बंदर की तरह शक्ल क्यों बनाई हुई है? वो यही है। कहाँ? आर्यन उसको चुप देखकर तसल्ली के लिए कुछ कहने वाला था, जब दरमियान में जुरेस ने टोक कर पूछा तो उसकी ऐसी बेकरारी पर आर्यन हैरान हुए बिना ना रह पाया। मोहब्बत अपनी जगह, मगर उसको नहीं पता था कि जुरेस अपनी इस क्रिटिकल कंडीशन में भी सुहान को सोच रहा होगा या उसकी आमद के इंतजार में होगा। मैंने उनसे कहा है कि घर जाओ कर फ्रेश होकर आए, क्योंकि सारी रात वो यहाँ थी बेआराम सी। आर्यन ने सर झटक कर बताया, मुझसे मिलकर क्यों नहीं गई? सुरेश को जहाँ उसका रात यहाँ रुकने का सुनकर खुशी हुई थी, वहीं उसके जाने का सुनकर मायूसी भी हुई थी।
तुम्हें होश नहीं था और कब आता इसका भी कुछ पता नहीं था, तो बस यही वजह थी कि वो तुम्हें दूर से देखकर चली गई। आर्यन ने वजह बताई। अब कब आएगी? जुरेस ने पूछा। मुझे क्या पता। हाँ, जैसी उसकी हालत थी उसको मद्देनजर रखकर कहा जाए तो अभी रास्ते में होगी। आर्यन का लहजा आखिर में शोक हो गया था, मगर जुरेस खामोश हो गया था। क्या हो गया है जुरेस? सुहान को ना पाकर तुमने अपना चेहरा ऐसे बना दिया है जैसे तुम्हारी हर सुबह उसके दीदार से होती है। आर्यन को उसका इतना संजीदापन समझ में नहीं आया था, तभी बोल पड़ा। मैं आराम करना चाहता हूँ। जुरेस ने उसको देखकर महज इतना कहा। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, पर यकीन करो इतना सीरियस होना मेरी समझ से बाहर है। यहाँ मैं तुम्हारी फिक्र में लाहक होकर अपनी वाली से सही से बात नहीं कर पाया था और तुम उठकर ऐसे जेट कर रहे हो जैसे सालों से सुहान से तुम्हारा मिलना उससे नहीं हुआ। आर्यन उसको घूर कर बोला, क्योंकि उसकी बस हो गई थी। ऐसी बात नहीं है आर्यन, मैं वाकई में आराम करना चाहता हूँ, जुरैस ने आहिस्ता आवाज में कहा। ठीक है, जैसा तुम कहो। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें किसी पर शक है कि तुम पर ये कातिलाना हमला किसने किया है? अगर पता है तो मुझे बताओ, क्योंकि कल से पुलिस वालों को तुम्हारे होश पर आने का इंतजार था कि तुमसे इन्वेस्टिगेशन कर पाए। आर्यन ने संजीदगी से पूछा तो जुरैस को कल वाला वाकया याद आया, तो इस हालत में भी कल का सोचते हुए उसके माथे की रगें तन गई थी। अगर कल वो वक्त पर सुहान को ना देख पाता, इससे ज्यादा जुरैस सोचना भी नहीं चाहता था। क्या हुआ? आर्यन ने चाहती नजर से उसको देखा। कुछ भी नहीं, और मेरा एक पर इल्जाम लगाना फजूल है क्योंकि मेरे बहुत दुश्मन हैं। जुरैस ने उसको टाला। ठीक है, मैं अपने थ्रू जानने की कोशिश कर लूंगा। आर्यन ने समझने वाले अंदाज में सर को जुम्बिश दी। तुम इन मामलात में ना पड़ो आर्यन, जो होना था वो हो गया। वैसे भी मैं पुरानी बातों को दोहराने का मैं आदी नहीं हूँ। जुरैस ने संजीदगी से उसको टोक दिया। जानता हूँ तुम लड़ाई नहीं चाहते, तुम इनसे दूर भागते हो, पर इसका ये मतलब नहीं हुआ ना हम ऐसे लोगों को छोड़ दें। आर्यन को गोया उसकी बात पसंद नहीं आई। हम बाद में इस टॉपिक पर बात करेंगे, अभी तुम रहने दो। जुरैस ने जैसे बात खत्म की। ठीक है, जैसा तुम कहो, पर क्या कोर्ट में सीसीटीवी कैमरा वगैरह का सिस्टम होता है? आर्यन ने अपने लहजे को सरसरी सा बनाया। तुम क्यों पूछ रहे हो? सुरेश को इसके इरादे सही नहीं लगे। मेरा कोर्ट में जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ ना, तभी पूछ रहा हूँ। आर्यन ने दांतों की नुमाइश की। मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए मुझसे चालाकी करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। जुरेश ने तपी हुई नज़रों से उसको देखकर वॉर्न करना चाहा, जो उसको आराम तक करने को नहीं दे रहा था। तुम बड़े हो, तुम्हारा ज़र्ब भी बड़ा है और तुम में सब्र करने की भी इस्तकामत है, पर मैं छोटा हूँ, समझा करो। एक अरसा हुआ है किसी ने मेरे हाथों की खुजली ख़त्म नहीं की। आर्यन मिर्तजी लहजे में उसको देखकर बोला तो जुरेश के कुछ भी कहने से पहले वहाँ डॉक्टर की हमरा नर्स आई। आपके हॉस्पिटल का ये कैसा रोल है जहां मर्ज के पास कोई भी घंटों बैठ सकता है, बातें कर सकता है, सबसे बड़ी बात और अजीब गरीब किस्म के सवालात कर सकता है? ये कैसा हॉस्पिटल है जहां उसको आराम तक नहीं करने दिया जा रहा? उसकी हालत का तो आपको सोचना चाहिए। जुरेश डॉक्टर को देखकर खतरनाक हद तक संजीदा आवाज में बोला तो डॉक्टर और नर्स परेशान हो गए थे, जबकि आर्यन तो मरीज के पास कोई भी घंटों बैठ सकता है की बात पर अटकता उसको खा जाने वाली नजर से देख रहा था। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं, डॉक्टर घबराकर बोले। इन मोहतरम को बाहर निकाले ताकि मैं आराम कर पाऊं। जुरेश ने आर्यन की तरफ इशारा करके बताया तो आर्यन ने दांत कचाकर उसको घूरा। जुरेश, आर्यन ने उसको तुम्बिया की। आपने सुना नहीं? सुरेश आर्यन को नजरअंदाज करता डॉक्टर को देखने लगा, जो अब आर्यन को देख रहा था। ये तो आपका भाई है ना? जुरेश को देखकर नर्स ने पूछा, क्योंकि उसने कल आर्यन की खराब हालत अच्छे से देख ली थी और ये भी कि कैसे उसने अकेली पूरी मीडिया वालों को संभाला था। अभी आप वो करें जो मैं कह रहा हूँ। जुरेश का अंदाज बेलचक था, जैसे वो वाकई में आर्यन को जानता नहीं था, और वो ऐसा कभी करता अगर आर्यन कल के बारे में तहकीकात करने न लग पड़ता। वो नहीं चाहता था कि आर्यन किसी झगड़े में पड़े। वो जानता था वो चाहे बाहर से कितनी भी शौक मिजाजी का मुजाहरा कर ले, मगर उसको अपने गुस्से पर थोड़ा भी कंट्रोल नहीं था। अगर वो आपे से बाहर होता तो शायद ही कोई उसको संभाल सकता था। और जिस तरह आर्यन उसकी दीवानगी सुहान के लिए देखकर हैरान पे हैरान हुए जा रहा था, ठीक उसी तरह पहले जुरेश भी हैरान हुआ था कि वो कैसे मिशा से अपनी इज्जत अफजाई करवाने के बाद खामोशी महसूस करता था और ढिठाई से हंसता था। आप प्लीज़ बाहर आए, पेशेंट को आराम की ज़रूरत है। नर्स ने आर्यन को मुखातिब किया। हाँ, क्यों नहीं, मैं जाता हूँ, पर आप? नर्स को जवाब देता आर्यन आखिर में जुरेश को मुखातिब हुआ।
یہ پنگا آپ پر بھاری پڑنے والا ہے مسٹر زویس دورانی۔ آریان اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجا کر بولا تو زویس کو اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں صاف سنائی دی۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ جب چڑیا جگ گئی کھیت، اب تو بیڈ پر لیٹے لیٹے اس کو یہ جاننا تھا کہ آریان جواب میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ تم کہیں جانے لگی تھی کیا؟ نریش ملک ان کے گھر میں داخل ہوتے سوہان کو دیکھ کر بولے جو تیاری سے ہاسپٹل جانے کا ارادہ رکھے ہوئے تھی۔ آپ کس مقصد سے آئے ہیں؟ اس کے سوال کو اگنور کر کے سوہان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آج بھی اندر نہیں آنے دو گی؟ نریش ملک نے پوچھا تو گہری سانس بھر کر سوہان سائڈ پر کھڑی ہوتی ان کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ نریش ملک کو برداشت کرنا، ان سے بات کرنا سوہان کے لیے بہت مشکل عمل تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسے ایک چھت کے نیچے ان لوگوں کے ساتھ رہے گی جن سے اس کو بہت زیادہ نفرت تھی۔ فہا اور میشو کہاں ہیں؟ نریش ملک گھر میں داخل ہوتے سوہان ان کو لاؤنج میں لائی جہاں کوئی بھی نہیں تھا، تبھی پوچھا۔ فہا انسٹیٹیوٹ گئی ہے اور میشا کی اپنی جاب ہے، وہ وہاں گئی ہے۔ باقی ساجدہ آنٹی پڑوس میں گئی ہوئی ہیں، سوہان نے سنجیدگی سے بتایا۔ میشا کو جاب کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کچھ چاہیے تھا تو مجھے بتا دیتی۔ نریش ملک اس کی بات سن کر بولے، ایسی باتیں نہ کرے کیونکہ میں بدمزگی نہیں چاہتی۔ سوہان نے طنز آواز میں کہا تو نریش ملک چپ کر گئے تھے۔ میں تم تینوں کو لینے آیا ہوں، سامان جو ضروری ہے بس وہ لینا۔ حویلی میں تم تینوں کے لیے سارے انتظامات ہو چکے ہیں۔ نریش ملک نے بات کو بدل کر کہا، ہمیں راستہ ابھی تک یاد ہے، ہم خود آ جائیں گے، آپ کو زحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سوہان نے سنجیدگی سے کہا، میں باپ ہوں تمہارا، تم لوگوں کا، اس لیے آیا ہوں، اور زحمت لفظ کا استعمال کر کے مجھے شرمندہ مت کرو۔ ان دونوں کا کال کرو اور کہو کہ میں لینے آیا ہوں، جلدی سے آ جائیں۔ نریش ملک نے گویا منت کی، وہ دونوں آپ کے ساتھ چلے جائیں گی مگر مجھے ضروری کام ہے، کچھ دنوں تک آ جاؤں گی۔ سوہان نے کہا، کیسا کام؟ نریش ملک نے جاننا چاہا۔ میرے کلائنٹ زویس دورانی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، آپ کو تو پتہ ہوگا؟ سوہان نے طنز نظر سے ان کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں میں نے سنا تھا، کافی افسوس ہوا سن کر، نریش ملک نے کہا۔ مجھے ان سے ملنے جانا ہے اور جب تک وہ ڈسچارج ہو کر گھر نہیں چلا جاتا اپنے، میں اس کے ساتھ رہوں گی، سوہان نے کہا تو نریش ملک عجیب نظر سے سوہان کو دیکھنے لگے۔ ایک کلائنٹ کو اتنی اہمیت، یہ بات کچھ سمجھ نہیں پایا۔ کیا تم اس کے ساتھ کمیٹڈ ہو؟ نریش ملک نے سیدھی بات کی جو کہ سوہان کو ان کے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی۔ آپ نے بہت پرسنل سوال کیا ہے اور آپ کو مجھ سے ایسی باتیں پوچھنی نہیں چاہیے تھیں۔ سوہان نے بلا جھجک اپنی ناگواری کا اظہار کیا۔ میں باپ ہوں تمہارا اور اگر پوچھ بھی لیا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نریش ملک کو اس کے ایسے ریئیکٹ کرنا سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں میشا اور فہا کو کال کرتی ہوں تاکہ وہ یہاں آ جائیں۔ سوہان ان کی بات نظر انداز کرتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم ناراض ہو گئی ہو؟ نریش ملک نے اس سے پوچھا۔ میں کسی سے ناراض نہیں ہوتی، سوہان نے جیسے جتایا۔ مگر میں کسی نہیں تمہارا باپ ہوں، نریش ملک نے جیسے یاد کروایا۔ وہ باپ جس کو 20 سال بعد اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوا ہے، سوہان نہ چاہتے ہوئے بھی طنز ہو گئی تھی، جس پر نریش ملک کے پاس اس کی اس بات کا کوئی جواب نہ تھا، تبھی خاموش ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگے جو ایک نظر ان پر ڈالے لاؤنج سے باہر نکل گئی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ یونی کے باہر لالی عاشر کا انتظار کری تھی۔ جب ایک آدمی اس کا بازو سختی سے دبوچ کر بولا تو اس کو دیکھ کر لالی کا پورا وجود خوف سے سرسرانے لگا کیونکہ یہ وہی آدمی تھا جس پر اس کو شک گزرا تھا اور اس نے عاشر کو بتایا بھی تھا کہ کون ہو تم؟ لالی خوفزدہ نظر سے اس کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اس نے مدد کے لیے آس پاس دیکھا مگر کوئی بھی نہ تھا۔ عاشر کو بھی کوئی ضروری کام تھا جس کا بول کر وہ اس کو انتظار کرنے کا بولتا خود دوبارہ یونی میں چلا گیا تھا۔ چلتی ہو یا ابھی تمہاری گردن کاٹ دوں؟ وہ اس کے سامنے اپنا چاقو لہرا کر بولا تو اپنی چادر کا کونا پکڑے لالی نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالنا چاہا۔ ابھی وہ کچھ کہنے والی تھی جب پیچھے سے کسی نے اس کی گردن دبوچ کر رخ اپنی طرف کیا، ایک مکہ اس کے چہرے پر مارا تو مگا اس شخص کی نظر جیسے عاشر پر پڑی تو فوراً سے بھاگنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ عاشر نہیں، عاشر جو اس کے پیچھے جانے لگا تھا لالی کی آواز پر فوراً سے اس کی طرف آیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سوری میری وجہ سے آپ کو یہ سب جھیلنا پڑا۔ عاشر کو شرمندگی ہوئی۔ مجھے ہاسٹل چھوڑ آئیں۔ لالی نے محض اتنا کہا، اس کا پورا جسم ابھی تک لرز رہا تھا۔ وہ جان نہیں پائی تھی کہ وہ کون تھا جو اس کو مارنا چاہتا تھا، حالانکہ یہاں کسی کو جانتی نہیں تھی، نہ یونی میں وہ زیادہ کسی سے گلی ملی تھی۔ ہاں آئیں میں چھوڑ آتا ہوں، عاشر نے بنا بحث کیے کہا تو لالی شکر کا سانس بھرنے لگی جبکہ عاشر نے ایک بار مڑ کر ضرور دیکھا تھا۔ آپ زویس سے نہیں مل سکتی۔ سوہان جیسے تیسے کر کے جب ہاسپٹل آئی تو آریان نے گہرے سنجیدہ لہجے میں اس سے کہا، کیوں؟
सुहान ने आईब्रो ऊपर की اس को देखा। وہ سمجھ نہیں पाई کہ आर्यन को क्या हुआ जो اس کو زریز سے ملنے کے لیے روک کر رہا ہے، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا ہے اور زریز کا ماننا ہے کہ اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ دیکھیں مجھے بھی باہر نکالا ہوا ہے، میں تو بھائی ہوں اس کا چھوٹا سا، اور آپ تو پھر۔ آریان اتنا کہتا خاموش ہو گیا۔ بات کو ادھورا نہیں چھوڑا جاتا، سوہان نے سنجیدگی سے کہا۔ خفا کیوں ہوتی میں؟ سائڈ پر ہو جاؤ۔ آریان کچھ کہنے والا تھا جب سوہان نے درمیان میں اس کی بات کاٹ کر کہا، لگتا ہے تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی۔ آریان نے اس کو گھورا، لگتا ہے تمہیں میری بات سنائی نہیں دی، میں نے کیا کہا؟ سائڈ پر ہو جاؤ، مجھے زریز سے ضروری بات کرنی ہے۔ سوہان نے بھی اس کے انداز میں کہا، آپ کا مطلوبہ پیشنٹ اس وقت آرام نوش فرما رہا ہے، برائے مہربانی دوسری بار آنے کی کوشش کریں، شکریہ۔ آریان اس کا راستہ بلاک کرتا ہوا بولا، تو تم مجھے جانے نہیں دو گے؟ سوہان نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں۔ آریان نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ سوچ لو، سوہان نے کہا۔ سوچ لیا۔ آریان بنا تاخیر کیے بولا، زریز آپ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ آپ کو تو گولی لگی تھی۔ سوہان آریان کے پیچھے دیکھتی حیرانگی سے بھرپور آواز میں بولی تو اس کی بات سن کر آریان نے چونکتے ہوئے مڑ کر دیکھا جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے آریان کچھ سمجھ پاتا، اس سے پہلے سوہان بڑی چالاکی سے اس کی سائڈ سے ہوتی وارڈ میں داخل ہو گئی تھی جہاں زریز تھا۔ اف آریان، بدھو جو بھی آتا ہے تجھے ماموں بنا کر چلا جاتا ہے۔ آریان کو جب معاملہ سمجھ میں آیا تو وہ تپ کر بڑبڑانے لگا۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہوتے ہی سوہان نے آنکھیں بند کیے لیٹے ہوئے زریز کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جواب میں زریز نے بنا اپنی آنکھوں کو کھولے اس کے سلام کا جواب دیا۔ کیا ہوا ہے؟ کہیں کوئی زیادہ پین تو نہیں ہو رہا؟ اس کے اتنے ٹھنڈے ری ایکشن پر سوہان کو فکر ہوئی تھی، تبھی اپنا بیگ سائڈ پر رکھتی اسٹول پر اس کے سامنے بیٹھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اپنے ضروری کام چھوڑ کر یہاں آنے کی ضرورت تھی۔ زریز نے بے رخی سے کہا تو سوہان جان گئی کہ بندہ سنجیدگی کی حد تک ناراض ہے۔ میں صبح آنے والی تھی پر راستہ طویل تھا، اس وجہ سے شام ہو گئی۔ زریز اس کی بات درمیان میں کاٹ کر بولا تو سوہان اس کو دیکھتی رہ گئی تھی جو آج اس کو دیکھ تک نہیں رہا تھا۔ آپ ناراض ہو گئے ہیں، جبکہ ناراض ہونا تو میرا بنتا تھا، سوہان نے کہا تو زریز نے پھٹ سے اپنی آنکھوں کو کھول کر اس کو دیکھا۔ آپ کس خوشی میں مجھ سے ناراض ہوتی؟ زریز نے ترچھی نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی ہیرو بن کر میرے سامنے کھڑے ہونے کی؟ لگی نا گولی اور پہنچ گئے بیٹھ کے اسپتال۔ سوہان نے وجہ بتائی۔ تو آپ کیا چاہتی تھی؟ بزدل بن کر کھڑا ہوتا دیکھتا کہ آپ کو گولی کیسے لگی ہے، پھر کیسے آپ کے جسم سے خون بہتا، کیسے آپ خون میں لت پت ہوتی ہیں، یہ تماشا میں دیکھتا، پھر شاید خوش ہوتی مگر میں مر جاتا تب۔ زریز نے شاید پہلی بار اس پہ کوئی طنز کیا تھا یا ایسے غصے کا اظہار کیا تھا، اور جو اس نے باتیں کی اس کو سن کر سوہان میں ہمت نہیں بچی تھی کہ وہ کچھ اور زریز سے کہتی۔ سامنے آنے سے اچھا تھا زبانی کہتے۔ سوہان کچھ توقع بعد بولی، آپ اتنی انجان نہ بنیں۔ زریز کو اس کی بات پسند نہیں آئی۔ آپ نے کچھ کھایا ہے؟ میں سوپ بنا کر لائی تھی۔ سوہان نے بات کا رخ بدلا۔ صبح سے بھوکا ہوں، زریز نے بتایا۔ آریان نے آپ کو بھوکا کیسے رہنے دیا؟ اور کیا آپ نے اس سے کہا تھا کہ مجھے یہاں آنے نہ دے؟ ایک خیال کے آتے ہی سوہان نے اس سے پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ زریز نہ سمجھی سے اس کو دیکھ کر بولا، مجھے یہاں آنے نہیں دے رہا تھا، اور پھر اندر داخل ہو کر آپ کا رویہ دیکھ کر مجھے لگا شاید آپ نے منع کیا ہو۔ سوہان نے شانے اچکا کر کہا، یہ پنگا آپ پر بھاری پڑنے والا ہے مسٹر زریز درانی۔ سوہان کی بات پر زریز کے دماغ میں بے ساختہ آریان کا کہا گیا جملہ یاد آیا تھا جس پر اس نے گہری سانس خارج کی تھی۔ میں خفا تھا مگر میں خفگی کے باوجود آپ سے قطعاً تعلق نہیں ہو سکتا، یہ بات آپ میری ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ زریز نے سنجیدگی سے کہا تو سوہان خود کو تھوڑا انکمفرٹیبل محسوس کرنے لگی، ایک جھجک تھی جو اچانک اس کو ہونے لگی تھی۔ سوپ؟ زریز نے اس کو بت بن کر کھڑا دیکھا تو یاد کروایا۔ ہاں سوری، میں لاتی ہوں۔ سوہان اپنے سر پر ہاتھ مارتی بولی تو زریز اس کا چہرہ تپنے لگا۔ آج فہا گاؤں جا رہی تھی، اس گاؤں جہاں جانے کا اس نے کبھی سوچا تک نہیں تھا، وہ گاؤں کہ اگر اس پر اللہ کی زمین تنگ بھی ہو جاتی تو وہ اپنا لینے وہاں نہیں جاتی، پر ایک وعدے نے جیسے اس کو مجبور کیا تھا کہ وہ اس گاؤں جائے جہاں کے لوگوں نے اس کو دھتکارا تھا۔ آج وہاں کے لوگ اس کو عزت بخش رہے تھے مگر فہا کا دل اور دماغ ان کے لیے خالی تھا، وہ کوئی بھی خوشی محسوس نہیں کر پا رہی تھی اور نہ ایسا کچھ محسوس کرنے کی اس کو کوئی خواہش تھی۔ وہ اگر یہاں آئی تھی تو اپنا ایک مقصد لے کر آئی تھی جس کو ہر حال میں اس کو پورا کرنا تھا، چاہے اس کے لیے اس کو جو کرنا پڑے، لیکن ان سب کے علاوہ اس کو ابھی اپنے نتیجے کے آنے کا انتظار تھا
کیونکہ اس کی ساری خواہشات اب اس کی مبنی پر تھی۔ اگر وہ پاس نہیں ہوتی تو سب یہ کہنا تھا کہ فہا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ فہا ایک ناکارہ قسم کی لڑکی ہے، مگر فہا کو بتانا تھا پوری دنیا کو کہ بیٹیاں کسی سے کم نہیں ہوتی۔ اگر ان کا باپ ان کے سروں پر اعتماد سے بھرا ہاتھ رکھ دے تو وہ سب کچھ کر سکتی ہیں، جس سے والدین کو بیٹا نہ ہونے پر کوئی افسوس نہ ہو۔ نریش ملک کی گاڑیاں شہر کی حدود کو کراس کرتی اب ان کے گاؤں پہنچ چکی تھی، جس پر پچھلی سیٹ پر میشا کے ساتھ بیٹھی فہا ونڈو کی طرف رخ کیے اپنی سوچوں میں مگن ہوتی، اپنے آپ سے لڑنے میں مصروف تھی، اتنا کہ اس کو گاڑی رکنے تک کا پتہ نہیں چلا۔ فہا اٹھو، میشا نے اس کو کندھے سے جھنجھوڑا تو وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ راستہ اتنا جلدی ختم ہو گیا؟ فہا کو حیرت ہوئی۔ اجالے میں نکلے تھے اور اب دیکھو ہر جگہ اندھیرے کا راج ہے۔ گاڑی سے اتر کر میشا نے اس کو جواب دیا، یہ رہی ہماری حویلی۔ نریش ملک نے سامنے کی طرف دیکھ کر مسکرا کر ان سے کہا، جس پر فہا نے ایک انچتی نظر وہاں ڈالی تھی، لیکن میشا نے ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی تھی۔ راشد، ان کا سامان حویلی پہنچا دو، نریش ملک نے اپنے آدمی سے کہا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہیں شکریہ، وہ دونوں ایک ساتھ بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ نریش ملک نے سوالیہ نظر سے ان کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس یہ ہمارا سامان ہے اور ہم خود اندر لے کر جائیں گے، میشا نے سنجیدگی سے کہا۔ تم دونوں کیوں؟ یہ ملازم ہے نا، وہ کر لیں گے، نریش ملک نے اس کو سمجھایا۔ ہمیں عادت ہے اپنا بوجھ خود اٹھانے کی، اس لیے آپ کو کسی اور کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں، میشا ان کی پہنچ سے اپنا بیگ دور کرتی بے تاثر لہجے میں بولی۔ میشا بیٹے، ضد کیوں کر رہی ہو؟ نریش ملک نے نرم لہجے میں اس کو سمجھانا چاہا۔ آپ کو ضد لگتی ہوگی مگر یہ ضد نہیں ہے، بچپن سے اپنا سارا سامان اٹھانے کے ہم عادی ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ اپنا کام خود کریں گے، ہمارے ہاتھ صحیح سلامت ہیں، کسی اور کی مدد کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کوئی۔ اور اب آپ اس بات کو یہیں پر ختم کر دیں، میشا دو ٹوک لہجے میں کہہ کر اپنا بیگ پر گرفت مضبوط کی تو فہا نے بھی اپنا بیگ گھسیٹا۔ تم لوگوں نے مجھے ابھی تک معاف نہیں کیا؟ نریش ملک نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہم نے آپ کو معاف کیا، کیا ایسا کچھ ہم نے آپ سے کہا؟ اس بار فہا نے ان سے سوال کیا۔ میرے ساتھ آئی ہو تو مجھے لگا شاید، نریش ملک اتنا کہتے چپ ہو گئے۔ ہم یہاں آ تو ضرور گئے ہیں پر آپ کو معاف بالکل بھی نہیں کیا، کیونکہ آپ کا جرم ہماری نظر میں ناقابل معافی ہے، اس لیے معافی کی امید تو آپ ہم سے نہ رکھیے تو بہتر ہوگا، میشا نے سنجیدگی سے کہتے فہا کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ دیا تو نریش ملک بس ان دونوں کی پشت کو دیکھتے رہ گئے جو دونوں خود ہی حویلی میں داخل ہونے لگی تھی۔ السلام علیکم، آ گئی میری بچیاں؟ وہ دونوں جیسے ہی حویلی کے داخلی دروازے کے پاس پہنچی تو 4 سے 5 عورتیں کھڑی تھیں جن سے وہ انجان تھیں۔ تم دونوں جب حویلی میں داخل ہوگی تو ایک بزرگ خاتون تم دونوں کو دیکھ کر شفقت بھرے انداز میں ملیں گی اور ان کی محبت کا جواب تم دونوں نے محبت سے دینا ہوگا، کیونکہ وہ رشتے میں ہماری دادی لگتی ہیں۔ سلام کرنے والی جو عروج بیگم تھی، ان کو دیکھنے کے بعد فہا نے گردن موڑ کر فہا کو دیکھا اور فہا نے میشا کو، پھر جب کانوں میں سوہان کا جملہ یاد آیا تو دونوں اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتی ان کی طرف بڑھی تھیں، جس سے عروج بیگم کو گویا نہال سی ہو گئی تھی، جبکہ فائقہ بیگم اور اسمارہ بیگم جو ایکس رے کرتی نظروں سے سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی، ان کو ایسے اعتماد کے ساتھ داخل ہوتا دیکھ کر دونوں کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ تو یہ سوچے ہوئی تھی کہ وہ جو بھی ہوں گی ڈری سہمی سی اندر آئیں گی، مگر ان کی سوچوں سے جیسے پانی پھیر دیا تھا۔ آپ دونوں میشا اور فہا ہو نا؟ سوہان کہاں ہے؟ عروج بیگم باری باری دونوں کا ماتھا چومتی محبت سے گویا ہوئی۔ فہا کو کیسے پہچان لیا آپ نے؟ فہا کو حیرت ہوئی۔ چھوٹی گڑیا فہا ہی ہو سکتی ہے اور آپ کا نام بھی تو میں نے رکھا تھا، پھر ہم کیسے نہ پہچانتے؟ عروج بیگم نے کہا تو ان کے انداز گفتگو پر فہا کو جانے کیوں اسیر ملک یاد آ گیا تھا، جس پر اس نے اپنا سر جھٹک کر اس کا خیال اپنے دماغ سے نکالنے کی کوشش کی۔ کیا تم لوگوں کو سلام کی تمیز نہیں؟ فائقہ بیگم نے چپتے لہجے میں ان کو مخاطب کیا تو فہا نے چونک کر ان کو دیکھا، جبکہ میشا نے ان کو دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ یہ سوچ کر وہاں مت جانا کہ وہاں کے سب لوگ تم دونوں کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو جائیں گے اور تم دونوں کے لیے اپنی باہیں کھولیں گے۔ وہاں ایک کو اگر تم دونوں کی آمد اچھی لگے تو 2 لوگوں کو جلن ہوگی، تم لوگوں سے کوئی بدتمیزی سے بھی پیش آ سکتا ہے، پر جواب میں تم دونوں نے ان سے ایسے بات کرنی ہے جیسے حساب بھی چکتا ہو جائے اور ان کے علاوہ کسی اور کو اپنی بے عزتی کا احساس بھی نہ ہو۔ آپ نے کب سلام کیا ہمیں؟ خیر، السلام علیکم،
सुहान की तो बातों का याद किए फहा ने मासूमियत से कहा, तो उसकी ऐसी ड्रामा बाजी पर फायका बेगम ने किलस कर उसको देखा था, मगर असमारा बेगम ने तंज मुस्कुराहट से फायका बेगम को देखा, जिनकी हालत देखने लायक थी। नूरे जहां बेगम को अंदाजा हो गया था कि वो लोग चाहे जो भी कर जाती, इन लड़कियों को शिकस्त देना कोई भी आसान काम नहीं था। आप दोनों अंदर जाकर आराम करें, सुबह को सही से बात होगी, और ये सामान नीचे रख दें, हम किसी से कहकर आपके कमरों में मुंतकिल करवा देंगे। उरज बेगम ने अपने असली नरम लहजे में उनको देखकर बोली, क्या 3 कमरे अलग हैं? मिशा ने उनसे सवाल किया। हाँ, हमें उम्मीद है आपको अपना कमरा पसंद आएगा, और अगर कोई बदलाव करना चाहो तो हमें बता दिएगा, सब आपकी पसंद के मुताबिक हो जाएगा। उरुज बेगम ने मुस्कुराकर कहा। फहा और मिशू अप्पू का एक कमरा इस्तेमाल करती आती हैं, पहले घर में भी हम दोनों साथ होती थीं। फहा ने उरुज बेगम की बात सुनकर बताया, वो घर था, ये हवेली है और यहाँ कमरों की कोई कमी नहीं है, इसलिए ऐसे कोई चौंचले नहीं होंगे। फायका बेगम ने उसको घूर कर कहा, हम आपको एक कमरा दिखाते हैं, फिर आप वो करें जैसा आपको बेहतर लगता है। फायका बेगम ने तुम्बिया नजर से देखती उरुज बेगम से मुस्कुराकर उन दोनों से कहा, तो मिशा और फहाद दोनों ने सर असबाब में हिलाने पर इत्तेफाक किया। वाओ, कमरा तो बड़ा नाइस है। वह कमरे में दाखिल होती इर्द गिर्द का जायजा लेती हुई बोली, जदीद तर्ज से बना ये कमरा निहायत खूबसूरत था, जहाँ मौजूद हर चीज अपनी मिसाल आप थी। ठीक है, बस और तुम यहाँ की कीमती चीजों से मरूब ना होने लग जाना, जाने कितनों की लाशों की कब्रों के ऊपर तकमील हुई है ये हवेली। अपना बैग साइड पर रखती मिशा ने सर झटक कर कहा, बात तो आपकी सोचने लायक है, और फहा ऐसी चीजों से मरऊब नहीं होती। फहा तो ये सोच रही थी यहाँ रहने वालों की तादाद कितनी होगी। फहा पुरसोच लहजे में उससे बोली, कल सुबह पता चल जाएगा। दादी ने कहा है ना कि अभी आराम करो, तो तुम आराम करो, मिशा ने जवाबन कहा। क्या वो हमारी दादी थी? फहा मुतज्जिस हुई, क्योंकि सुहान की बात वो भूल गई थी। हाँ, मिशा ने मुख्तसर जवाब दिया। आप खुश नहीं हैं यहाँ आकर? फहा को उसका फीका सा अंदाज पसंद नहीं आया। ये मर्द लोग ना हम औरतों को जाने क्या समझते हैं कि हमारी अपनी कोई पहचान, हमारी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती। हम तो एक कठपुतली होती है उनकी नज़र में, जिसको ये लोग जहाँ चाहे कर सकते हैं। अब देखो ना, सालों पहले हमारे अपने सगे बाप ने यूं हमें घर से बेघर कर दिया था, और आज इतने वक्त बाद वो बेटियां कह कहकर थक नहीं रहा, पर हमें अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मिशा बेड पर बैठती संजीदगी से बोली, जब ही उनके कमरे का दरवाज़ा नोक हुआ। यहाँ कोई प्राइवेसी है या नहीं? मिशा सख्त बदमजा हुई। मैं देखती हूँ। फाहा ने उसको बैठने का इशारा किया और खुद दरवाजे की तरफ आई। बीबी जी, दादी साहिबा ने कहा है कि अगर कुछ खाने को चाहिए तो बता दो। पहले नहीं पूछा उन्होंने, क्योंकि वो समझी थी कि आपको रास्ते में नुरेस मलिक साहब ने खिला दिया होगा। हवेली की मुलाजमा मौजूब अंदाज में खड़ी होती उससे पूछने लगी, तो फहा ने मुड़कर मिशा को देखा कि दो जवाब अब तुम खुद। भूख नहीं है मुझे, मिशा ने संजीदगी से इनकार किया। हमें कुछ चाहिए होगा तो खुद मैनेज कर लेंगे, और मेरा नाम फहा है, बीबी जी नहीं। मिशा के जवाब का सुनकर फहा ने उसको देखकर संजीदगी से कहा, तो वो सर हिलाती वहां से चली गई। सुहान खुद तो नहीं, हमें इस झाल में पूरा डाल दिया है। मिशा को यहाँ आकर सुकून नहीं मिल रहा था। क्या हो गया है अप्पू? अभी हमें यहाँ आए घंटा नहीं हुआ और अभी से आप बेजार हो गई हैं। फहा ने तासुब से उसको देखकर कहा, लाइट ऑफ कर दो, मुझे सोना है। मिशा ने उसकी बात इग्नोर करके कहा, फ्रेश नहीं होंगी? फहा ने पूछा। फ्रेश होकर यहाँ आई हूँ, और तुम ज्यादा सवाल मत करो, जो कहा है वो करो। मिशा ने सच होकर कहा, तो फहा ने वैसा ही किया जैसे उसको मिशा ने करने का बोला। तुम्हारी नालायकी की वजह से हमने अच्छा खासा केस उस जुरे जुरानी पर किया हुआ वापस ले लिया। सज्जाद मलिक गुस्से से फ़ोन पर उस आदमी से बोले जिनको उन्होंने हायर किया था। मुझे लगा था आप खुश हो जाएंगे। जवाब में वो मिनमनाया था, बहुत खुश हुआ। बदबक, दिल चाह रहा है तुम्हारी खोपड़ी कुरली से भर दूं। सज्जाद मलिक तो गोया तब उठे थे। अब आप क्या चाहते हैं? उसने पूछा। ये दो तो बज गई हैं, जब तक यहाँ गांव में हैं, तुम कैसे भी करके उस पहले का काम खत्म करो। सज्जाद मलिक ने संजीदगी से दो टोक कहा। आप परेशान न हो, वो यहाँ अकेली है, बिल्कुल अकेली, और इसका मसला तो समझे 1-2 माह तक किसी काम का नहीं रहेगा, तो मैं उस विजिस्टर को छोड़ूंगा नहीं। उसने जैसे अपनी बात का यकीन दिलवाना चाहा। ऐसा ही होना चाहिए तुम्हारे पास, बस आज की रात है। अगर तुमने काम नहीं किया तो समझो तुमसे काम नहीं हो पा रहा, और नाकाम इंसान मेरे किसी काम का नहीं है। सज्जाद मलिक गुस्से से कहकर बिना उसकी कोई बात सुने कॉल काट दी थी। क्या अब आप जा रही हैं?
सुरेश ने सुहान को देखकर पूछा, जो सारी रात हॉस्पिटल में उसके साथ रुकी हुई थी और अब शायद उसका इरादा यहाँ से जाने का था, जिसको भागकर सुरेश ने पूछ लिया। हाँ, मुझे अब जाना है, कुछ जरूरी काम है, सुहान ने उसको देखकर बताया। वेट करें, अरियान आए तो आपको छोड़ आएगा आपके घर, और आपको कहीं भी आना जाना हो उसको कॉल कीजिएगा। शाम तक आपकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी हो जाएगा, सुरेश ने संजीदगी से कहा। सुरेश, मैं अपनी गाड़ी में आई थी कल और मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, सुहान ने उसकी बात पर इनकार किया। आपको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, ये बात आप पहले बता चुकी हैं और मैं सुन चुका हूँ, और पहले आपकी बातों में आ गया था, अब नहीं आने वाला। अब आप वो करेंगी जो मैं कहूँगा। सुरेश के लहजे में कोई रियायत नहीं थी। पर सुरेश, बात यह है कि मैं कल या परसों गांव चली जाऊंगी। कल वहां मिशा और फहा को भेज दिया है, अब खुद भी जाऊंगी तो वहां मुझे सिक्योरिटी की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना, सुहान ने बताया। तो सुरेश अलर्ट हुआ था। आप गांव जाएंगी? सुरेश को जैसे यकीन नहीं आया। हाँ, कल या परसों तक तुम्हें डिस्चार्ज भी मिल जाएगी। मुझे एक हफ्ते तक डिस्चार्ज नहीं मिलने वाला, तो लिहाजा आप एक हफ्ते तक अपने गांव जाने का इरादा मुलतवी कर दें। उसकी बात काट कर सुरेश बजत होकर बोला। तो सुहान हैरानगी से उसको देखने लगी। एक हफ्ते तक? मगर मेरी डॉक्टर से बात हुई है और इस हॉस्पिटल में ज़्यादा वक्त किसी भी पेशेंट को एडमिट नहीं किया जाता, और अरियान ने भी कहा था कि आपको दवाइयों की स्मेल से सख्त एलर्जी है, आपका दम घुटता है वगैरह। उसने मुझे ये सब बताया और कहा कि आपका कल का दिन बड़ी मुश्किल से गुजरा है यहाँ, वरना आपको जैसे होश आया था आप अपने घर जाने की रट लगाए हुए थे। सुहान ने सारी बात उसके गोश गुजार की। इस अरियान की तो ऐसी की तैसी। सुरेश तब उठा। कुछ कहा आपने? सुहान ने उसको बड़बड़ाता देखा तो पूछा। देखे सुहान, मेरी हालत काफ़ी क्रिटिकल है, मैं बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा हूँ। आपको शायद नज़र नहीं आ रहा, मैं खुद से उठ तक नहीं सकता, इसके लिए मुझे 2 से 3 सहारों की ज़रूरत है, और अगर ऐसे में डिस्चार्ज घर आ गया तो ये आर्यन तो मुझसे बेजार हो जाएगा। यहाँ तो फिर भी इतनी फीमेल नर्स हैं। जो फीमेल नर्स? सुरेश, जो संजीदगी से उसको अपनी हालत बता रहा था, सुहान के टोकने पर उसने अपने चेहरे पर उसकी नज़रों का इर्तिकास महसूस किया तो घबरा सा गया। मैंने नर्स के साथ फीमेल भी लगाया। सुरेश को जैसे खुद पर यकीन नहीं आया, मगर सुहान की नज़रें यकीन दिलवाने के लिए काफ़ी थी। आपने फीमेल नर्स कहा? सुहान की तंज नज़र सुरेश पर जमी हुई थी। गलती से हो गया, मैंने तो हॉस्पिटल के स्टाफ की बात करना चाही थी। यहाँ के डॉक्टर्स होंगे तो मुझे जो तकलीफ होगी मैं उनको बता दूंगा, सुरेश ने वजाहत की। मगर बुरे वक्त पर, क्योंकि एन उसी वक्त वहाँ एक फीमेल नर्स चेहरे पर मुस्कुराहट सजाती आई थी। हेलो सर, आप कैसे हैं? मुझे अब आपके भाई ने बताया कि आपको शर्ट चेंज करवानी है, मेरी मदद चाहिए, नर्स ने कहा। तो सुरेश के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी, जबकि सुहान ने हैरत से सुरेश को देखा। ये अगर मुझे मुस्कुराकर देख रही है तो इसमें मेरी क्या गलती? सुरेश को समझ नहीं आया कि वो कैसे सुहान को बताए कि ये अरियान की चाल है उसके खिलाफ। राइट। सुहान के माथे पर बल नुमाया हुए थे, जबकि सुरेश ने बेसाख्ता अपना खुश्क पड़ता गला साफ किया था। सर, मैं आई। नर्स ने सुरेश का ध्यान अपनी तरफ करवाना चाहा तो सुरेश चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाए सुहान को देखने लगा, जिसका पूरा चेहरा सुर्ख पड़ गया था। मैं अगर खूबसूरत हूं तो इसमें मेरी क्या गलती? सुरेश के इस जुमले ने जैसे जले पर नमक का काम किया था, और सुहान ने बिना कोई लिहाज किए और बगैर उसकी कंडीशन का सोचे पास पड़े पानी का गिलास उठाए उसके चेहरे पर गिराया था। नर्स का हाथ अपने मुंह पर पड़ा था और सुरेश अपनी शर्ट को देख रहा था, जहां चेहरे से गिरता पानी उसकी शर्ट को भिगो गया था, और सुहान को इंचती नजर सुरेश पर डालती वहां से वॉकआउट कर गई थी। सुहान, मेरी बात तो सुने। होश में आकर सुरेश ने उसको आवाज देकर रोकना चाहा, मगर सब बेसुध सुहान को जाना था, तो वो चली गई। मैं आपकी शर्ट बदलवा दूं? नर्स ने कहा। सिस्टर, आप तो मुझे माफ करें और जाएं यहाँ से। सुरेश ने तबकर उसको देखने लगा तो लव सिस्टर पर नर्स को गशी से तायरी हो गई थी। मिशा की आंख सुबह पानी की बौछार से खुली थी, जिस पर वो हड़बड़ा कर उठी तो नजर सामने फहा पर गई, जिसके हाथ में पानी का जग था। उसकी कारस्तानी का सोचकर मिशा को उस पर ताव आया। फहा की बच्ची, ये क्या हरकत है? मिशा बेड से उठती गुस्से से उसको घूरने लगी। सुबह के 11 का वक्त हो गया है और सलाम है आपकी नींद को, जिस पर अभी तक खलल बड़ी मुश्किल से पड़ा है, फहा ने जवाबन तंज किया। तो अकल की हंडी, ऐसे कौन जगाता है किसी को? मिशा अपनी हालत को देखकर बोली। मैं जगाती हूँ, क्यों, क्या मसला है? फहा ने कमर पर हाथ टिकाकर कहा। क्योंकि सुबह से वो नॉर्मल इंसानों की तरह मिशा को जगाने की कोशिश कर चुकी थी, मगर मजाल है जो मिशा उठती
تمہیں تو میں بتاتی ہوں۔ میشا خطرناک تیور سے اس کو دیکھ کر بولی تو فہا خالی جگ اس کی طرف پھینکتی باہر کو دوڑنے لگی تھی۔ بھاگتی کہاں ہو؟ تمہیں تو آج مجھ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ میشا بھی جگ نیچے پھینکتی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی تب کر بولی، مگر باہر بھاگتے ہوئے فہا کو سمجھ نہیں آیا اب وہ کس سمت جائے، کیونکہ یہ حویلی اس کو بھول بھلائیے سے کم نہیں لگی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اس کو اچانک سیڑھیوں کی لمبی قطار نظر آئی تو وہاں کی طرف بڑھی۔ فہا، میں کہتی ہوں رک جاؤ، یہ جو بغیر کھائے تم میری بھاگنے کی ایکسرسائز کروا رہی ہو نا، اس کا حساب الگ سے ہوگا۔ فہا کے بھاگنے کی اسپیڈ تیز دیکھ کر میشا کو مزید اس پر تاؤ آیا، جس کے بھاگنے کی اسپیڈ آج کچھ زیادہ تیز تھی، جیسے کوئی جوش چڑھا ہو بھاگنے کا۔ ایکسرسائز اچھے بھاگنے والے انداز سے سیڑھیاں اترتی فہا نے مڑ کر اس کو جواب دینا چاہا تھا، جس پر اس کا تصادم اچانک سے کسی کے ساتھ ہوا جس سے وہ خود گرنے والی تھی، مگر میشا جو اب اس کے قریب آ گئی تھی جلدی سے اس کو گرنے سے بچا لیا تھا۔ مگر فہا کے چہرے کی رنگت پیلی زرد ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے دھکے سے فائقہ بیگم زمین بوس ہوئی تھی اور وہ وہیں اپنا پاؤں پکڑ کر انہوں نے ویلا مچا دیا تھا، جس وجہ سے حویلی کے سب افراد وہاں جمع ہو گئے تھے۔ میشا نے ان کی چیخو پکار پر کان میں انگلی ٹھوسے بیزاری سے ان کو دیکھا تھا، کیونکہ وہ سیڑھیوں کی بس آخری زینے سے گری تھی، جس سے کوئی بھی گرتا تو اس کو زیادہ چوٹ نہ آتی۔ اللہ خیر کرے، کوئی سیریس انجری تو نہیں آئی نا؟ اونچائی برج خلیفہ سے جتنی آپ گری ہیں اللہ آپ پر رحم کرے، میشا نے چہرے پر مصنوعی فکر مندی کے تاثرات سجائے پوچھا تو فائقہ بیگم جو چیخنے پر مصروف تھی کاٹ کھاتی نظر سے ان دونوں کو دیکھنے لگیں، جس پر فہا نے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ان کو دیکھا اور میشا نے دل جلانے والی مسکراہٹ سے، کیونکہ وہ اس کو کل کے رویے کی وجہ سے ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، جبکہ ان دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر فائقہ بیگم کا بس نہیں چلا تھا، وہ ان دونوں کا حشر نشر کر دیتی جنہوں نے اپنے پہلے ہی دن ان کو صبح صبح رات کے تارے دکھائے تھے۔ البتہ وہاں آتی نور جہاں بیگم بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا تھا۔ اسٹوری کو میں یہیں پر ہی اینڈ کرتی ہوں، نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو، بائے بائے۔